हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो कितना है। अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो कौन सी एबनॉर्मलिटी वो कोज करेगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अपन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं इसके ओरिजिन की कि एमनियोटिक फ्लूइड का एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है मोस्टली एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है यूटेराइन केविटी यूट्रस के अंदर, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो अपन फिक्स ये नहीं कह सकते कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ही मेन रोल है एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करना, बट एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग फ्लूइड का। वो जो फ्लूइड मिक्स होकर बनाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसके अंदर मैटरनल सिक्रेशंस भी हो सकते हैं और फीटल सिक्रेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर एमनियोटिक की जो मेम्ब्रेन है वो सिक्रेट भी करेगी। प्लेसेंटा से भी कुछ फ्लूइड सिक्रेट होगा, कुछ फ्लूइड मैटरनल जो अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट है उसके द्वारा भी कुछ फ्लूइड इसके अंदर आएगा एमनियोटिक केविटी के अंदर। फीटस भी कुछ एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपना पार्टिसिपेट करेगा। इसी प्रकार एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो प्रोडक्शन और रिमूवल की बात करें, अगर प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन होता रहा एमनियोटिक फ्लूइड का तो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका रिमूवल होना भी ज़रूरी है कि बन रहा है तो वापस रिमूव होना भी ज़रूरी है। तो फर्स्टली अपन इसके प्रोडक्शन की बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होता है। तो फर्स्ट है ट्रांजुडेशन ऑफ मैटरनल सीरम एक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा जो यूटेराइन केविटी के अंदर सिचुएटेड है वो प्लेसेंटा क्या सिक्रेट करेगी, सीरम सिक्रेट करेगी। ठीक है, सीरम जो मैटरनल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है वहाँ से ट्रांजुडेट होकर फ्लूइड किस में आएगा, एमनियोटिक केविटी के अंदर। सेकंड है ट्रांजुडेशन फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन अक्रॉस द अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स। जो फीटल सरफेस है प्लेसेंटा का फीटल सरफेस है वो क्या सिक्रिएट करेगा, कुछ अमाउंट में सीरम है उस प्लेसेंटा के फीटल सरफेस से एमनियोटिक केविटी के अंदर आ जाएगी। और अम्बिलिकल कोड के अंदर जो अम्बिलिकल वेजल्स प्रेजेंट है उनका सिक्रेशन भी किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, एमनियोटिक केविटी के अंदर, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये जो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के कारण होता है। थर्ड है सिक्रेशन फ्रॉम एमनियोटिक एपिथेलियम। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फीटस फीटस जो है वो सरवाइव कर रहा है, तो वो एमनियोटिक की जो मेम्ब्रेन है उसकी एपिथेलियम में वो भी कुछ अमाउंट में फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। फीटल यूरिन, अब फीटस जो है यूरिन करेगा, वो यूरिन किसके अंदर आएगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही फीटस प्रेजेंट है। तो वो जो यूरिन पास आउट करेगा वो यूरिन किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएगा। डेली अमाउंट की अगर बात करें कि डेली आउटपुट कितना होता है, वो कितना रोल प्ले करता है, यूरिन 400 से 1200 ml पर डे यूरिन का फॉर्मेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। फीटल लंग्स का जो सिक्रेशंस है वो भी एमनियोटिक केविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये तो था प्रोडक्शन की एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फ्लूइड इन्वॉल्व रहते हैं। सेकंड अपन रिमूवल की बात करें, रिमूवल होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन होता रहा तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो गेस्टेशनल एज है उस एब्डोमिनल गर्थ है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एमनियोटिक फ्लूइड के प्रोडक्शन के साथ साथ उसका रिमूवल होना भी ज़रूरी है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर फीटस प्रेजेंट है तो वो कुछ अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो भी करता है। वो कितना अमाउंट है, 500 से 1000 ml। ठीक है, एवरी डे
एवरी डे मतलब हर दिन 500 से 1000 ml स्वेलो करता है। स्वेलो करता है तो यूरिन भी तो पास आउट कर रहा है, तो प्रोडक्शन भी हो रहा है इधर एमनियोटिक फ्लूइड में, तो स्वेलो भी करेगा। ठीक है। सेकंड है कि इंट्रा मेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट 200 से 500 ml पर डे फ्रॉम द एमनियोटिक कंपार्टमेंट। जो यूटेराइन केविटी है उसके अंदर ये प्लेसेंटा प्रेजेंट है और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये फीटस लाइव है, इससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट है। तो ये जो फीटल सरफेस है प्लेसेंटा का, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इस एमनियोटिक फ्लूइड को, कुछ अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी प्रकार प्रोडक्शन और रिमूवल दोनों प्रोसेस साथ में चलती है, तो इसका अमाउंट है वो एक तरह से फिक्स रहेगा। ठीक है, ना तो ज़्यादा घटेगा ना ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो ये तो अपन ने प्रोडक्शन जो है ओरिजिन के बारे में बात किया था कि एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से होता है और प्रोडक्शन कहाँ से होता है। नेक्स्ट इसके सर्कुलेशन की बात करें, द वाटर इन द एमनियोटिक फ्लूइड इज कम्प्लीटली चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड इन एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वाटर है वो कम्प्लीटली रिमूव्ड और चेंज्ड होता रहता है, रिप्लेस होता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो इसका है वो जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ेगी, कि जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, उसके बाद में इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया और एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन बनी उसके अंदर फीटस प्रेजेंट है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन बढ़ने के बाद उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो एट 12 वीक पर, 12 वीक मतलब 12 सप्ताह, 12 वीक पर इस एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना रहता है, 50 ml। और एट 20 वीक पर 400 ml। जैसे जैसे वीक जेस्टेशनल वीक बढ़ेंगे वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि 12 वीक पर 50 ml, 20 वीक पर 400 ml, तो 36 से 38 वीक पर, 36 से 38 वीक पर इसकी जो अमाउंट है वो पीक लेवल पे पहुंच जाती है 1 लीटर। कितनी, 1 लीटर। 1 लीटर कब होती है, 36 से 38 वीक पर। अब मैं बात करूं कि जैसे जैसे टर्म की कंडीशन आएगी, टर्म की कंडीशन मतलब लेबर बेबी टर्म की कंडीशन पर है, उस टाइम ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिमिनिश होगा, कुछ अमाउंट में कम होगा। तो इसका जो टर्म पर अपन इसका अमाउंट की बात करें तो 600 से 800 ml रह जाता है। ठीक है। अब जो प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म पे चली गई, कि पोस्ट टर्म मतलब टर्म से ही आगे चली गई, टर्म से आगे चली गई, तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी रह जाएगी, 200 ml और कम हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। पोस्ट टर्म कब होगा, 43 वीक्स के ऊपर। अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में बात करें तो एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है 1.010। ठीक है। 8 टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है मैटरनल सीरम से। मदर का जो सीरम है उससे एमनियोटिक फ्लूइड हाइपोटोनिक होता है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, फीटल मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है कि फीटस जो है वो मैच्योर है। अगर ये हाइपरटोनिक हो जाएगा तो हाइपरटोनिक मैटरनल सीरम से अगर इसमें हाइपरटोनिक हो गया तो हाइपरटोनिक का मतलब तो क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा फीटस में कम रहेगी। तो अगर ये हाइपोटोनिक है मैटरनल सीरम से तो ये इंडिकेट करेगा फीटल मैच्योरिटी को। नेक्स्ट अपन बात करें फिजिकल फीचर्स में, तो कलर जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वो कैसा होता है, 8 टर्म पर अगर बात करें तो पेल स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लेन्यूगो एंड एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द फीटल स्किन। फीटल स्किन पर एक कवरिंग रहती है लेन्यूगो की। ठीक है।
इसके कारण इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो पेल स्ट्रो कलर्ड रहता है। ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा की भी एक कवरिंग परसेंट रहती है फीटस के ऊपर। इसके कारण इसका एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो टर्बिड भी कलर रहता है। टर्बिड मतलब हल्का सा मटमेला कलर परसेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो जो टर्बिड है, पेल येलो कलर जो था, ये नॉर्मल कलर था। अब एबनॉर्मल कलर की बात करते हैं कि एबनॉर्मल कलर अगर प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड का तो वो कौन कौन सी कंडीशन को एराइज कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है। तो फर्स्ट अपन बात करें मिकोनियम स्टैंड। मिकोनियम स्टैंड, मिकोनियम का मीन्स होता है कि फर्स्ट स्टूल, जब बेबी डिलीवर होता है तो फर्स्ट स्टूल को अपन मिकोनियम बोलते हैं। लेकिन बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टूल पास आउट कर रहा है, ठीक है, उस स्टूल की वजह से क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिकोनियम स्टैंड ग्रीन कलर हो जाएगा। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि फीटस जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर है, फीटस डिस्ट्रेस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन अपने पास में है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर कब एराइज होगा कि ऑरेंज इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करता है। ऑरेंज इनकम्पेटिबिलिटी की अगर कंडीशन है तो फीटस के अंदर हीमोलाइसिस की कंडीशन एराइज होगी। हीमोलाइसिस की वजह से फीटस आरबीसी है वो क्या होगी, डेस्ट्रॉय होगी। और फीटस आरबीसी डेस्ट्रॉय होगी तो उससे बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा। और बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर। तो गोल्डन कलर इंडिकेट करता है ऑरेंज इनकम्पेटिबिलिटी को। ठीक है। नेक्स्ट जो एबनॉर्मल कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का वो ग्रीनियस येलो कलर है, वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। ठीक है। ग्रीनिश येलो, डार्क जो ग्रीनिश येलो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी को। नेक्स्ट कंडीशन है डार्क कलर्ड इन कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज इज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट जो कंडीशन है एबनॉर्मलिटी की वो है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन मतलब रेड जो कलर है वो डार्क है बहुत ज़्यादा। वो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो डार्क ब्राउन हो गया वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रा यूटेराइन डेथ को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें कंपोजिशन की। कंपोजिशन मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर कौन कौन से जो सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो प्रेजेंट है उसकी रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। तो कंपोजिशन में वाटर जो है वो 98 से 99% होता है। सॉलिड है 1 से 2% होता है। अब अपन बात करें सॉलिड की। सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉल्यूट कितना होता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया और नाइट्रोजन और यूरिक एसिड। तो प्रोटीन 0.3 mg%, ग्लूकोज 20 mg%, यूरिया 30 mg% और NPN 30 mg%, यूरिक एसिड 4 mg%, क्रिएटिनिन 2 mg%, टोटल लिपिड 50 mg% और हार्मोन्स में प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और रेनिन, ये इनऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सॉलिड में कौन कौन है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इंक्लूड रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। लेन्यूगो फर्स्ट, सेकंड इज एक्सफोलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स फ्रॉम द फीटल स्किन, वर्निक्स कैसियोसा, ये चीज़ें भी प्रेजेंट रहती है। अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कि एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसका रोल क्या है और ड्यूरिंग लेबर में इसका रोल क्या है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट अपन बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो ग्रोविंग फीटस है उस ग्रोविंग फीटस को जो आउटर जर्क है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये प्राइमरी फंक्शन है कि इस फीटस, इस यूट्राइन कैविटी में एमनियोटिक जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसमें फीटस प्रेजेंट है तो बाहरी आघात, बाहरी चोटों से इसको बचाने का काम करता है। और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस प्रेजेंट है तो ये फीटस इजीली मूव कर सके, इसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ड्यूरिंग लेबर की अगर अपन बात करें तो एमनियोटिक जो फ्लूइड है ये सर्विक्स के डायलेशन में
हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या बनाएगा, एक बैग बनाएगा, एक पाउच बनाएगा जो इस पर सर्विक्स पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, और प्रेशर से सर्विक्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और फीटस जो है वो इजीली डिसेंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कीप द प्लेसेंटल सर्कुलेशन कंटिन्यू इन लेबर ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को भी कंटिन्यू रखने का काम करता है। तो ये था अपना एमनियोटिक फ्लूइड। तो अपन ने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है कि एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है। ओरिजिन के बाद में अपन ने इसका वॉल्यूम देख लिया था कि नॉर्मल जो टर्म पे अमाउंट होता है वो 600 से 800 ml होता है। ठीक है। उसके बाद में अपने फिजिकल फीचर्स देख लिए थे कि ये एल्केलाइन नेचर का होता है, हाइपोटोनिक होता है मैटरनल सीरम से, कलर इसका स्ट्रो कलर्ड होता है, टर्बिड होता है, साथ में उसके एबनॉर्मल कलर किसको इंडिकेट करते हैं, और फंक्शन के रिगार्डिंग स्टडी कर लिए। थैंक यू।